नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के द्वारा 2003 के शपथ पत्र में जिस संपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया था, उस समय यह संपत्ति खाली थी, जिस पर बाद में मकान के सामने की सड़क पर कब्जा करते हुए शंकर नगर सेक्टर 2 में HIG 2728 में अवैध निर्माण किया गया। इस मकान में इस समय फर्नीट मार्ट के नाम से व्यवसाय किया जा रहा है। यह एक आवासीय कॉलोनी है या व्यावसायिक परिसर। नगर पालिक निगम इसका टैक्स आवासीय भवन के हिसाब से लेता है या व्यावसायिक परिसर के हिसाब से लेता है। विद्युत विभाग ने बिजली कनेक्शन घरेलू दिया है या व्यावसायिक उपयोग का दिया है, यह जांच का विषय है। नगर पालिक निगम के अधिकारियों की नज़र आज तक इस अवैध निर्माण पर क्यों नहीं पड़ी और इस अवैध निर्माण को अब तक क्यों नहीं तोड़ा गया, और क्या स्वीकृत नक्शे के अनुसार इस भवन का निर्माण किया गया है, यह भी जांच का विषय है। अगर यह किसी गरीब का मकान होता तो अब तक बुलडोजर चला दिया गया होता। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने विरासत में मिले मकान पर करोड़ों की लागत की बिल्डिंग खड़ी की और मकान के सामने की सड़क पर अवैध कब्जा किया और अवैध निर्माण भी करा दिया। हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए LIC की आवासीय कॉलोनी में अवैधानिक रूप से व्यवसाय किया जा रहा है। इस अवैध निर्माण को नगर पालिक निगम द्वारा क्यों नहीं तोड़ा गया, यह एक गंभीर सवाल है और जांच का विषय भी है। क्या किसी पूर्व मंत्री या मंत्री को कानून के दायरे से बाहर रखा जा सकता है? प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रॉपर्टी पूर्व में राजेश मूणत के पिताजी के नाम पर दर्ज थी, जो कि हाउसिंग बोर्ड में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु के पश्चात इस संपत्ति के स्वामी उत्तराधिकारी के रूप में राजेश मूणत हो गए। प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना देना अब आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ रहा है। मामला दंतेवाड़ा जिले का है, जहां आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को अपने ही अधिकारियों से अपशब्द सुनने पड़ते हैं, साथ ही ग्रामीणों की मारपीट का भी शिकार होना पड़ रहा है। इन कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की है। कम मानदेय पर अपनी सेवाएं देने वाली आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताएं अपने अधिकारियों से अभद्रता की शिकार तो हो ही रही हैं, साथ ही ग्रामीणों द्वारा आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की जा रही है। ट्रेप चल रहा है सर, उस कारण हम लोग घर घर आधार कार्ड बिना तो एंट्री नहीं हो रहा है मोबाइल में। इस कारण आधार कार्ड मांगने गए थे हम घर में कि मेरे सहायिका को मारपीट किए वहाँ पर, मतलब आधार कार्ड मांगते रहते हो, आधार कार्ड ले जाके क्या पैसा निकाल के खाते हो, इनको आधार कार्ड वगैरह मत दो बोल के एक महिला आके मारपीट की मेरी सहायिका को। जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा जिले की आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत की है कि उनके अधिकारी वरुण नागेश द्वारा उन्हें अपशब्द कहे गए और औकात दिखाने की बात भी कही गई। प्रशिक्षण में बुलाया गया था हमको पोषण टेकर कर एंट्री करने के लिए। प्रशिक्षण तो दिया नहीं गया, अभद्र व्यवहार किया गया अरुण नागेश के द्वारा। तो हमको पहले ट्रेनिंग देनी थी, उसके बाद अब ट्रेनिंग दिए नहीं तो हम क्या एंट्री करते, तो इस वजह से करने नहीं आया, प्रोफाइल नहीं भरे। तो उसके लिए बोला गया कि शर्म नाम की चीज़ नहीं है, शर्म नहीं है जो काम कर रहे हो, ये सब बोला गया अरुण नागेश के द्वारा। दंतेवाड़ा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष किरण नाग ने बताया कि हमें सरकार के खिलाफ धरना देना महंगा पड़ रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि आंगनबाड़ी बंद कर दिए जाएंगे और तुम सभी को काम से निकाल दिया जाएगा। तो मेरे साथ ना सर, मतलब DPO सर मेरे साथ बोले कि तेरा बाप का केंद्र है क्या, तुम वहाँ जाके बैठी रहो, घर में जाके बैठ, तेरा तनख्वाह रोकता हूँ, 2 दिन के बाद नहीं करोगे तो तुमको निकाला जाएगा बोल के बोले सर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब हमने सत्ता संभाली थी तब प्रदेश में 37.7% बच्चे कुपोषण के शिकार थे, जिससे निपटने के लिए हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी। कोरोना के चलते यह अभियान धीमा हो गया था, लेकिन हम तब तक कुपोषण से लड़ेंगे जब तक प्रदेश का एक एक बच्चा सुपोषित ना हो जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक एक बच्चा सुपोषित नहीं हो जाता। उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी तब 37.7% बच्चे कुपोषित थे,
जिसे दूर करने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया था। कोरोना काल के चलते यह अभियान प्रभावित हुआ था, लेकिन कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। हम तो शुरू से कर रहे हैं कि 37.7% बच्चे कुपोषित हैं। जब हमको राज्य मिला, हमारे हाथ में आया, तब से कांग्रेस सत्ता में आई, उसके पहले ही 37.5% बच्चे कुपोषित हैं। और इससे कुपोषण के खिलाफ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हमने शुरुआत की। बीच में कोरोना काल में जरूर इसमें कुछ धीमी आई, लेकिन फिर से हम लोग कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय जामवाल 3 दिनों के प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे और कोर ग्रुप और विधायक दल की बैठक की। इस बैठक में संगठन के कामकाज में कसावट लाने और आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर चर्चा की गई। जामवाल प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलकर राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी भी एकत्रित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल संगठन में कसावट लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में बैठकें ले रहे हैं। उन्होंने कोर ग्रुप और विधायक दल की बैठक ली, जिसमें पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। पहली बार छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए अजय जामवाल 3 दिनों तक संगठन में कसावट लाने को लेकर कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है प्रदेश में, उसकी एक प्रकार से जानकारी लिए, जिसमें अभी मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा की बात है कि तिरंगा के यात्रा की यहाँ पर क्या स्थिति है, उसकी बैठकें कितनी हुई है और प्रदेश का लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं, उसके अनुरूप क्या स्थिति है। दूसरी बात, युवा मोर्चा के जो कार्यक्रम तय हुए हैं उसके संदर्भ में बातचीत हुई है और उसके बाद में यहाँ के राजनीतिक सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में एक मोटी परिचयात्मक जानकारी दिए हैं और इस प्रकार से कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। विधायक दल की बैठक हम सब लोगों के लिए संगठन मंत्री जी की प्रथम बैठक है और इस बैठक में स्वागत के बाद में जो चर्चा होगी और उसके साथ में विधायक दल की जो स्थिति है उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और जो भी विषय आएंगे। ये चुनावी नज़रिए से क्या कोई बातचीत हुई है और किस तरीके की? देखिए, आज का बैठक मुख्य रूप से एक परिचयात्मक बैठक है कि पहले हमारी क्या स्थिति रही है प्रदेश में सरकार के समय और आज हमारी क्या स्थिति है, आने वाले समय में क्या स्थिति बदलने वाली है। तो इस बात को लेकर के एक मुख्य रूप से जानकारी प्रदेश के, चाहे वो सामाजिक हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, और उसके साथ में एक जो विधायक और कोर ग्रुप के परिचय है। इसी प्रकार से कल बैठक रखे गए हैं, परसों बैठक रखे गए हैं, सभी उसमें मोर्चा के भी बैठक रखे गए हैं और इस मोर्चा के माध्यम से जो प्रथम बैठक है, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ जो काम करने वाले हैं, उनकी एक परिचयात्मक बैठक है और मुझे लगता है कि उसके बाद में जो उनका दिशा और कार्यादेश जो जारी होंगे कि किस दिशा में हमको जाना है। केंद्र सरकार द्वारा घर घर तिरंगा फहराने के आह्वान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे सफल बनाने के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने बताया कि उसी दिन 9 अगस्त से कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा भी शुरू हो रही है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 75 किलोमीटर की पदयात्रा की जाएगी और जन जन को कांग्रेस के योगदान से अवगत कराया जाएगा। केंद्र सरकार के आह्वान घर घर तिरंगा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील प्रदेशवासियों से की है। उन्होंने बताया कि उसी दिन यानी 9 अगस्त से कांग्रेस पार्टी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में पदयात्रा के लिए 75 किलोमीटर का रूट चार्ट बनाया गया है। अभी लगातार 1 सप्ताह तक के भारत सरकार ने हर घर तिरंगा का अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने इस तिरंगे अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है और साथ ही 9 अगस्त से, क्योंकि उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस दिन से 9 तारीख से 15 तारीख तक कांग्रेस पार्टी भी पूरे हर एक विधानसभा में 75 किलोमीटर पदयात्रा करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल की सरकार किसान विरोधी है और अनिर्णय वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि वे भी कृषि मंत्री रहे हैं और उन्हें पता है कि किसानों के लिए खाद और बीज की व्यवस्था पूर्व से की जाती है, लेकिन इस
सरकार के पास तो किसानों को लेकर कोई कार्य योजना ही नहीं है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ अनिर्णय की सरकार है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ये लोगों को भुलावा देने वाली सरकार है। मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं। पहले से प्लान बनता है, इमरजेंसी प्लान बनता है। जो एग्रीकल्चर कमिश्नर है वो संभागों में जाकर बैठक लेते हैं, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान। पानी अच्छा गिरा तो क्या होगा, पानी ज्यादा गिरा तो क्या होगा और पानी कम गिरा तो क्या होगा। इस सरकार के पास में तो सामान्य पानी की स्थिति में ही बीज उपलब्ध नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं है। अगर लोगों का बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ, उनको दोबारा फसल की, मोटे फसलों की कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें बोना है तो कहां से बोएंगे। अगर ज्यादा पानी गिरने से बस्तर में फसलें खराब हो गई तो उनको दोबारा बीज कहां से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ अनिर्णय की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के भविष्य को, किसानों के भविष्य को अंधेरे में डुबोने वाली सरकार है और इस सरकार के पास में कोई कार्य योजना नहीं है किसानों के भविष्य के लिए। प्रदेश में होने वाले तबादलों पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार तबादला उद्योग चला रही है। भाजपा के इस आरोप पर बोलते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में प्रशासनिक कसावट लाने को लेकर तबादले करती है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में पैसे लेकर तबादले किए जाते थे। छत्तीसगढ़ में बार बार होने वाले प्रशासनिक फेरबदल और अधिकारियों के तबादले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर तबादला उद्योग चालू करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के लिए तबादला नीति एक नया शब्द है। हमारी सरकार प्रशासनिक कसावट के लिए तबादले करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तबादला नीति एक नया शब्द है। पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने तबादला को एक उद्योग बनाकर रखा हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद में तबादला नीति बनाई जा रही है। मंत्रिमंडलीय उप समिति बना के पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है कि कैसे तबादला किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मिल मेख निकाल रही है। उनके समय ये था कि तबादला करना है, पैसे लेना है। तो जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनको आज यहाँ भी भ्रष्टाचार दिख रहा है, जबकि आज कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है कि एक स्पष्ट पारदर्शी नीति बनाई जा रही है जिसके तहत सबका भला होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।